हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। और इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और ये जेएससी द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है 2022-23 का। और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए क्लास 10वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो इस प्रश्न में पूरे क्वेश्चन को हल करने में समय 1.5 घंटा का समय दिया रहेगा और पूर्णांक 40 नंबर का है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, इस मॉडल प्रश्न पत्र एमसीक्यू प्रश्न को। तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला का ऑप्शन है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यानी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो इसका पहला का ये ऑप्शन होगा समतल दर्पण, यानी दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो दूसरा का ऑप्शन है ए नंबर में, ए ऑप्शन है R बराबर F बटा 2, बी में है F बराबर R बटा 2, सी ऑप्शन है R बराबर F, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा, बी, F बराबर क्या होता है R बटा 2, यानी फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन है तीसरा का ए आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्घ्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब अपरिवर्तित के मतलब समान रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा का ए आवृत्ति, जो समान रहती है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन है ए -1 डायोप्टर, बी है 1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर, डी है 1.5 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा चौथा का, तो बी होगा। कौन सा होगा, बी, चौथा का बी, यानी 1 डायोप्टर होगा उत्तल लेंस की क्षमता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। 4 डायोप्टर यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पर हल करके भी आप जान सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर कैसे होगा। तो यहाँ बताते हैं, यानी पी क्या है, यानी क्षमता, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/F होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर P कितना दिया है, यानी 4 डायोप्टर है, बराबर
1/f हो जाएगा। जब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 डायोप्टर, यानी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा f बराबर 1/4। तो 4 से 1 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा 0.25 मीटर में आएगा। ठीक है, अब मीटर में आएगा तो 0.25 मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6ठा नंबर, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वाहन के जो अग्र दीप होता है, आगे जो हेडलाइट होती है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो 6ठा का क्या होगा, ए आंसर होगा अवतल दर्पण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 7वां नंबर। 7वां नंबर है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो ए ऑप्शन दिया है 7वां का कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर जो प्रतिबिंब यानी चित्र बनता है, तो वो किस भाग पर चित्र बनता है मानव नेत्र में। तो 7वां का आंसर क्या होगा, डी दृष्टि पटल। यानी दृष्टि पटल को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है ना, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8वां, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है, ऑप्शन दिया है 8वां का ए 20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो यानी सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, तो 8वां का सही आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। मतलब नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो कौन है नियंत्रण करता है। तो 9वां का ऑप्शन है दृष्टि पटल, बी है स्वच्छ मंडल, सी परितारिका, डी पुतली। तो कौन है से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9वां का डी होगा, जो क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। दृष्टि पटल क्या करता है, दृष्टि पटल है से प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और परितारिका है से यानी परितारिका जो आइरिस है, रंगीन भाग को मतलब नियंत्रित करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10वां नंबर। लिखा हुआ है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो ए है सीधा आभासी, बी उल्टा आभासी, सी सीधा वास्तविक, डी उल्टा वास्तविक। तो हम लोग का जो नेत्र का जो लेंस है वो नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, ठीक है ना, क्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का। तो 10वां का सही आंसर होगा डी, उल्टा और वास्तविक होता है, यानी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। मतलब एसआई मात्रक बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मतलब इकाई मात्रक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर शक्ति, बी है ऊर्जा, यानी यहाँ पर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक समझ सकते हैं, और सी है बल, डी विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होना चाहिए।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए। यानी 1 किलोवाट घंटा है मतलब किसका एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा। अगर ऊर्जा केवल कहेंगे तो ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, और शक्ति का वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे प्रश्न है 12वां, लिखा हुआ है कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम किसका एसआई मात्रक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है विद्युत आवेश, बी है विद्युत धारा, सी विभवांतर, डी प्रतिरोध। तो कूलाम किसका एसआई मात्रक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, और सी का होता है विभवांतर यानी वोल्ट, और डी होता है यानी डी का प्रतिरोध यानी इसका होता है ओम, ठीक है ना, इस तरह से ओम होता है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है विद्युत मोटर एक युक्ति है, ठीक है ना। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, युक्ति है, मशीन है जो क्या में बदलता है। तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का आंसर होगा बी, क्या होगा, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा नहीं सॉरी 14वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल का जो विद्युत अपघटन होता है तो कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 14 का बी होगा, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि जब जल में मतलब कोई प्रखनली या कोई इस तरह से पात्र में रखते हैं, ठीक है ना, टब में जल, ठीक है ना, जल डालते हैं और यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है ना, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण किया, ठीक है। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन के मतलब होता है कि जिस तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, तो उसे उपचयन कहा जाता है। और जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की ह्रास होगी यानी कमी होगा, तो उसे अपचयन कहेंगे। तो इसमें बताना है कि इस अभिक्रिया में किसका मतलब उपचयन हो रहा है, तो किस तत्व में या किस यौगिक में है से ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, बी है O2, सी है कॉपर यानी Cu, डी है हाइड्रोजन यानी H2। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 15 का डी होगा, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो यहाँ पर प्रखनली में है, लिखा हुआ है धागा और प्रखनली, कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें डाला हुआ, और लोहे का कील इस तरह से डालेंगे, ठीक है ना। तो जब लोहे के कील और कॉपर डालेंगे, तो लोहे के कील क्या है, आयरन है यानी Fe प्लस यहाँ पर है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेगा,
तो अभिक्रिया करके बना लेगा फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आयरन है ये कॉपर को क्या किया, हटा दिया, ठीक है ना। तो इसका 16 का ऑप्शन यहाँ पर दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो 16 का सही आंसर क्या होगा, सी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयरन है से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। तो 16 का आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ए ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, बी फिनाफथेलिन, सी लिटमस पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्राकृतिक सूचक क्या है, तो फिनाफथेलिन है जो प्राकृतिक सूचक है, या मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ बना देना चाहे ऑप्शन, इनमें से दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों ऑप्शन हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफथेलिन जो प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस पत्र तो ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये मानव निर्मित सूचक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 18वां, लिखा हुआ है किस बिलियन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में क्या होगा। तो 18 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए अम्ल, बी लवण, सी उदासीन, डी क्षार, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस तरह से pH स्केल होता है और बीच में क्या होती है 7 यहाँ पर रहता है, और इधर अगर 7 से अगर कम रहेगा जिस तत्व या पदार्थ का, यानी 7 से pH मान कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। तो बताइए किस विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में क्या होगा। तो अगर जिसका pH मान 10 है यानी 7 से अधिक है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, डी होगा, ठीक है ना, यानी 7 से अधिक है। तो इसका pH मान 10 है तो इसलिए ये क्षार है, और अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है तो उसे अम्ल कहेंगे, और उदासीन क्या होता है, इसका pH मान 7 होता है, ठीक है ना, और 7 से अधिक होगा तो क्षार ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है 19वां, दिया गया जो चित्र है यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये चित्र दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चित्र क्या सूचित करता है, ऑप्शन में दिया गया है हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, इस चित्र से संकेत कर रहा है, सूचित कर रहा है हमें। बी ऑप्शन है हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, सी हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, डी सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी का ये चिन्ह है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया है सिट्रिक अम्ल, और बी है टार्टरिक अम्ल, और सी क्या है, सी है सिट्रिक अम्ल, और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका 20 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगला, तो सिट्रिक में ये सभी टमाटर में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए सोडियम, बी पारा, सी ब्रोमीन, डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी ब्रोमीन।
जो ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछता, अगर कौन सा धातु है ऐसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता तो कौन होता, पारा होता, ठीक है ना। और सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम एक ऐसा धातु है जो जिसे हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है। अग्निशमक का मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र। तो इस जो सिलेंडर वाला होता है, ठीक है ना, अग्निशमक, तो सिलेंडर वाला जो अग्निशमक होता है उसके अंदर मतलब किस चीज या किस पदार्थ का मतलब डाला हुआ था, किस पदार्थ का बनाया होता है। तो ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 22 का बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अग्निशमक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 23 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस आधार पर बनाया गया है। ए ऑप्शन है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर, बी है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, सी परमाणु की संरचना के आधार पर, डी परमाणु के आकार पर मतलब इस आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 23 का ए होगा, यानी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया था। लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये मेंडलीफ ऐसे अपना क्या किए थे, आवर्त सारणी बनाए थे। मेंडलीफ ने ऐसे मतलब जो थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाए थे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या के आधार पर। इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन दिया है पोटेशियम, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, डी कैल्शियम। तो इनमें से बताना है कि कौन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है ना। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, 24वां क्वेश्चन का, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा पोटेशियम का, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में से यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। ए अयस्क, बी खनिज, सी गैंग, डी धातु कर्म, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के जो भूपर्पट्टी की जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो भूपर्पट्टी से जो पाए वाले होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 25 का बी होगा, 25 का कौन सा होगा, बी यानी खनिज। और गैंग उसको बोलते हैं जो खनिज में अशुद्धि पदार्थ होते हैं, उसे गैंग कहते हैं। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 26वां, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अल्कोहल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी है कार्बनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रिया समूह मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा अल्कोहल, ठीक है ना। इसी प्रकार 7वां है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मतलब क्या चीज नहीं होता है। ऑप्शन ए है जल का टूटना, बी ऑक्सीजन का मुक्त होना, सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो जो
पौधे में पत्तियों में जो बने भोजन होता है, तो उस खाद्य पदार्थ को परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो केवल ऊपर की ओर होगा, बी है केवल नीचे की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 28 के सही आंसर क्या होगा? सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। ठीक है ना, चारों तरफ यानी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 29वां, लिखा हुआ है वृक्क की रचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है वृक्क यानी वृक्क यानी यहाँ पर लिख सकते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है ना। और सी ऑप्शन है न्यूरॉन, डी डायलिसिस। तो वृक्क की जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या यानी जो वृक्क है किससे बना है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, यानी नेफ्रॉन से हमारे जो वृक्क होता है, किडनी होता है, वो बना होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एथिलीन, डी पोसाइटोकिनिन लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, मतलब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो फल है से पकता है। ठीक है ना, पक जाता है। तो कौन सा हार्मोन होगा? इसका सही आंसर होगा सी, एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? फल पकने लगता है। ठीक है ना। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे के वृद्धि के लिए मदद होता है। ठीक है ना, पौधे के प्रारोह में पाया जाता है जो ऑक्सिन हार्मोन जो वृद्धि में मदद करता है। इसी प्रकार 31वां क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किस में स्रावित होता है? ए अंडाशय द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी वृषण द्वारा, डी पिट्यूटरी द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। जो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो मादा में मादा हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय द्वारा होता है। थायराइड द्वारा थायराइड ग्रंथि स्रावित होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन, जो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हम लोगों को ग्वाइटर यानी घेंघा रोग उत्पन्न हो सकता है, यानी हमारे गला फूल सकता है। ठीक है ना। और सी वृषण द्वारा, तो वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है ना। और डी है पिट्यूटरी द्वारा, तो पिट्यूटरी द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारी वृद्धि में मदद करता है ना, यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसी को पीयूष ग्रंथि को हम लोग या विज्ञान कहता है कि पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 32वां, लिखा हुआ है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो ए है परागन, बी है निषेचन, सी जनन, डी मुकुलन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। यानी परागन उसको बोलते हैं जो स्त्री के जो परागकोश है, उस परागकोश में परागकण स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। और निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। और जनन किसको कहते हैं? तो जनन वे प्रक्रिया है जो मतलब अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और मुकुलन, तो मुकुलन उसको बोलते हैं जो हाइड्रा में, ठीक है, ये जो नीचे देख रहे हैं चित्र में, तो ये हाइड्रा में एक मुकुल होता है, यानी उभार उत्पन्न होता है, उसे मुकुल कहते हैं। और वही मुकुल विकसित करके बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है, तो वे क्या कहलाता है?
मुकुलन कहलाता है। इसी प्रकार आगे समझ सकते हैं जो चित्र में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर उभार उत्पन्न होगा, इसको उभार जो उत्पन्न होगा उसे मुकुल कहेंगे, और यही मुकुल क्या होता है, ये बड़ा सा हाइड्रा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा सा हाइड्रा बन जाना ही क्या कहलाता है, मुकुलन। फिर यहाँ से टूट करके नया जीव उत्पत्ति हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 33वां, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है ए नंबर में मुकुलन, बी विखंडन, सी द्विखंडन, डी पुनर्जनन। तो ये हाइड्रा में कौन सा विधि से जनन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये मुकुलन विधि से हाइड्रा है से जनन करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 34वां, पक्षी और चमगादड़ के पंख, ठीक है। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसा है, समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी जीवाश्म अंग, डी असमजात अंग। असमजात तो यहाँ समझ सकते हैं यानी समरूप अंग। तो बताइए कि पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है, ठीक है, तो वो कौन सा अंग है, यानी समजात अंग है, अवशेषी अंग है, सी जीवाश्म अंग है, डी असमजात यानी समरूप अंग है, ठीक है। तो अब समझेंगे, तो इसका सही आंसर 34 का क्या होगा, डी होगा, यानी समरूप अंग। तो यहाँ पर समरूप अंग या समजात अंग सबसे पहले समझाते हैं। तो समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होता है, ठीक है ना, और लेकिन उनका कार्य अलग अलग होगा, तो वे क्या कहलाएगा, समजात अंग, ठीक है ना। यानी उसकी अंग क्या होगा, समान होगा, यानी बनावट क्या होगी, सेम होगा, ठीक है, लेकिन कार्य यानी काम उसका अलग होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, समजात अंग। जैसे हम ले लेते हैं मनुष्य के हाथ, ठीक है ना, मनुष्य के हाथ और पक्षी के डैना, यानी पक्षी के डैना। तो यहाँ पर देखिए पक्षी के डैना और मनुष्य के हाथ, तो ई तो क्या है, मतलब बनावट तो यानी हाथ की जैसा ही है, पक्षी का भी डैना, ठीक है। तो उत्पत्ति यानी समान है, लेकिन काम अलग है, क्योंकि मनुष्य लोग हाथ से कुछ काम करते हैं, लेकिन पक्षी लोग उड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो समजात अंग और अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी अंग वे होते हैं जो जीवधारियां में पाए जाने वाले ऐसे अंग है जो आवश्यकता और उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचा हुआ है, मतलब शेष बचा हुआ है अवशेष के रूप में, तो उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे मनुष्य के आंख जो निमेषक झिल्ली होता है, या फिर परिशेषिका जो अपेंडिक्स होती है, जो हम लोग को कहा जाता है कि अभी तक भी मनुष्य का कुछ पूंछ है, ठीक है ना, पूंछ के रूप में उसे परिशेषिका बोला जा रहा है, तो वही क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है ना। और समरूप अंग उसको बोलते हैं, समरूप अंग तो वे जीवधारियां है जो जिसका अंग है से उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है, लेकिन कार्य के आधार पर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, तो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख होगा, यानी पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो समरूप अंग है। तो समरूप अंग कैसे है, तो जान गए ना, तो इसके उत्पत्ति के आधार पर अलग है, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम है, तो इसलिए ये कौन सा अंग होगा, पक्षी और चमगादड़ के पंख, समरूप अंग। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 35वां, मेडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है चना, सी मटर, डी धान। तो मेडल अपने प्रयोग के लिए जो मेंडल थे किस पौधे के उपयोग किए थे, तो मेडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुने थे, तो इसका सही आंसर होगा 35 का सी, मटर का उपयोग किए थे ना, अपने प्रयोग के लिए पौधे का में मटर को पौधे के चुना थे, ठीक है ना। इसी प्रकार 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो ऑप्शन ए है सांप,
बी मेढक, सी घास, डी ग्रास होपर। ग्रास होपर यानी जो आपको यहाँ पर चित्र में बता देंगे, तो ग्रास होपर यानी हम लोग सादरी में या देहाती भाषा में फुनगा कहते हैं, ठीक है ना। तो वे होगा, और सांप है, यहाँ मेढक है और ये घास है। तो निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? तो यहाँ पर उत्पादक कौन है? सी घास। तो घास के द्वारा ही ये सभी क्या है? जीवित है। घास से ही सांप भी है और घास से ही ये ग्रास होपर है जो ये सभी को उत्पादित करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न लिखा हुआ है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो जो आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, किस में? ए प्रथम पोषीय स्तर का, बी द्वितीय पोषीय स्तर का, सी तृतीय पोषक स्तर का, डी चतुर्थ पोषी स्तर का। तो इसमें बताइए कि आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा 37वां का ए, प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर में ही क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। उसके बाद द्वितीय पोषी स्तर जो सर्वाहारी में आते हैं, और तृतीय पोषी स्तर जो मांसाहारी, जो बाघ वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण कौन में होता है? तो प्रथम पोषी स्तर में होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 38वां, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन जो आसमान में है, ठीक है ना। तो आसमान में यानी ओजोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु को क्या कहा जाता है? ओजोन कहा जाता है। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए यानी ह्रास के लिए कौन जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बी है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2। तो इसमें ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा 38 का बी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत का क्या हो रहा है? अपक्षय यानी ह्रास हो रही, कमी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐसे टूट जा रहा है और टूट करके छेद हो जा रही है, जिसके कारण सूरज से हानिकारक जो पराबैंगनी किरण निकलता है, ठीक है ना। तो वे बहुत हानिकारक होता है, जो पराबैंगनी किरण जो त्वचा बीमारी ये सभी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। कैंसर, त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो ये ओजोन परत को ह्रास कौन कर रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी प्रकार 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मतलब जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो इसमें से बताना है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी लकड़ी है, जैव मात्रा ऊर्जा है, गोबर भी, गोबर गैस यानी ऊर्जा का जैव ऊर्जा स्रोत है, और डी भी है कोयला जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत। ये सभी जीव से ही बना हुआ है, और नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा की स्रोत नहीं है। इसी प्रकार 40वां क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन जो चक्र, पवन चक्र होता है, इस तरह से ये जहाँ पर कितना स्पीड के में चलेगा, ठीक है, यानी पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 मीटर प्रति सेकेंड, सी 45 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी पवन ऊर्जा को उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर की रफ्तार से इस तरह से चलता है, यानी तो मतलब तेज हवा चलता है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसी तरह से आप लोगों को अगले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करके बताएंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।